हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आदर्श द्रव के बारे में। किसके बारे में? आदर्श द्रव के बारे में। आज हमें ये पढ़ना है आदर्श द्रव क्या होता है, आदर्श द्रव हम किसे कहते हैं, शून्य संपीड्यता क्या होती है, शून्य सयांता क्या होती है, द्रवों का धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, धारा रेखी नलिका क्या होती है, और प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, और प्रक्षुब्ध प्रवाह के साथ साथ हमको पढ़ना है क्रांतिक वेग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 5 टॉपिकों को कवर करेंगे। इन 5 टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे आदर्श द्रव के बारे में। किसके बारे में? आदर्श द्रव के बारे में। हमको ये जानना है कि आदर्श द्रव हम कहते किसे हैं। तो सिंपल सीधी परिभाषा है कि वह द्रव, क्या? वह द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता और शून्य सयांता का गुण पाया जाता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? आदर्श द्रव। बस ये आपकी परिभाषा कंप्लीट है। आपको कॉपी में लिखना भी है कि वह द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता और शून्य सयांता का गुण पाया जाता है, उस द्रव को हम कहते हैं आदर्श द्रव। अब इसके बाद दिक्कत इस बात की होती है कि चलिए ठीक है, आदर्श द्रव की परिभाषा तो ठीक है, समस्या ये है कि शून्य संपीड्यता और शून्य सयांता क्या है। क्या? शून्य संपीड्यता और शून्य सयांता हम किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि द्रव को दबाने पर, किसको? द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे द्रव को हम ये कहते हैं कि वो शून्य संपीड्यता है, अर्थात असंपीड्य द्रव है। अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो इसकी परिभाषा लिखी जाएगी, ऐसा द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे असंपीड्य द्रव कहते हैं। अर्थात ऐसा द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस द्रव को हम क्या कहेंगे? असंपीड्य द्रव, अर्थात शून्य संपीड्यता वाला द्रव। ठीक, यहां से आपकी परिभाषा तो हो गई शून्य संपीड्यता की। फिर इसके बाद बात आती है कि शून्य सयांता की, कि हम शून्य सयांता किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने ठोस में देखा है, मान लीजिए ये कोई 2 ठोस हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गति करेंगे, ऐसे मान लीजिए मार्कर ही आपके पास सामने रखा हुआ है, ये मार्कर इस पे चलाया जाए या इस मार्कर को इस पे चलाया जाए, तो मार्कर की एक ये वाली परत और एक ये वाली परत, दोनों परत एक दूसरे से घर्षण कर रही हैं, रगड़ाव कर रही हैं। लेकिन जब बात शून्य सयांता की आएगी, किसकी? शून्य सयांता की आएगी, तो जो भी द्रव बह रहा हो, उस बहने वाले द्रव के परतों के बीच, अर्थात मान लीजिए एक द्रव का ये परत हो गई, एक द्रव की ये परत हो गई, तो जब ये दोनों द्रव बहेंगे तो इनकी परतों के बीच में कोई भी घर्षण कार्य नहीं करेगा, कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो हम लिख सकते हैं कि एक आदर्श द्रव, एक आदर्श द्रव शून्य सयांता वाला होता है। शून्य सयांता होता है जब सापेक्ष गति के दौरान, जब सापेक्ष गति के दौरान, देखिए एक ये सतह आपकी हो गई, एक ये सतह हो गई, जब ये दोनों गति करेंगे एक दूसरे के सापेक्ष, तो एक दूसरे की सापेक्ष गति के दौरान जो दोनों परत होंगे, परतों के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। ध्यान दीजिए,
हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई तरल है जो बह रहा है, तो जब दोनों तरल एक दूसरे के सापेक्ष बहेंगे तो यदि इनके दोनों परतों के बीच में कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो उस द्रव को हम क्या कहेंगे? शून्य श्यानता वाला द्रव। और यदि द्रव बहते हुए द्रव को या स्थिर द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? शून्य संपीड्यता वाला द्रव। और वह द्रव जिनमें ये दोनों पाई जाएं, ये दोनों मतलब क्या? शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता, ये दोनों पाई जाए, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? आदर्श द्रव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास हो गया शून्य संपीड्यता, शून्य श्यानता। उसके बाद हम चलते हैं धारा रेखी प्रवाह की तरफ। किसकी तरफ? धारा रेखी प्रवाह। अर्थात हमें ये पढ़ना है कि धारा रेखी प्रवाह क्या होता है। ध्यान दीजिए, आपको ये पता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। प्रवाह आपको पता है, प्रवाह का क्या अर्थ होता है? प्रवाह का अर्थ होता है बहना। यहाँ बहना सिस्टर वाली बहना नहीं, बहने का गुण। कोई तरल पदार्थ जो बहता है उस गुण की बात हो रही, बहना। तो देखिए प्रवाह का क्या अर्थ हो गया? प्रवाह का अर्थ हो गया बहना। और सीधी लाइन को हम क्या कहते हैं? रेखा। है क्या? धारा रेखी प्रवाह। अगर हम ये कहें कि कोई तरल पदार्थ बह रहा है, क्या हो रहा है? कोई तरल पदार्थ बह रहा है, कोई द्रव बह रहा है, तो वो द्रव इस प्रकार से बहे कि उस द्रव के जितने भी कण हों, क्या? उस द्रव के जितने भी कण हों वे सारे के सारे कण एक ही बिंदु से होकर के जाएं। किससे होकर के जाएं? एक ही बिंदु से होकर के जाएं। तो उस प्रवाह को हम कहते हैं धारा रेखी प्रवाह। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, खेतों में सिंचाई की जाती है और सिंचाई को करने के लिए हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। किसका? पाइप का। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए हम ये कहें कि यहाँ देखिए ये इंजन का, ये सॉरी मान लीजिए यहाँ से पानी निकल रहा है। क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है। और हमने इसके ऊपर क्या लगा रखा है? पाइप, प्लास्टिक वाली पाइप हमने इसके ऊपर बांध रखा है। और मान लीजिए ये पाइप ऐसे आकर के और फिर सीधे ऐसे चला गया है, आगे जहाँ तक खेत हो वहाँ तक हमको लेकर के जाना हो। तो आपको ये पता है कि यहाँ से पानी निकलेगा और पानी इस पाइप के भीतर से होता हुआ कहाँ जाएगा? आगे खेत में जाएगा। कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ से जो पानी निकलेगा वो इसी पथ से आगे जाएगा। अब जितने भी पानी इस मशीन से, इस युक्ति से जितनी भी मात्रा में पानी निकलेगा वो पानी इसी पाइप के रास्ते से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? आगे खेत में चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रवाह क्या है? धारा रेखी प्रवाह। क्यों धारा रेखी प्रवाह है? धारा रेखी प्रवाह ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो एक निश्चित बिंदु से होता हुआ आगे जा रहा है। और ऐसा नहीं, देखिए हम कह रहे हैं मान लीजिए ये पाइप है और इस पाइप के भीतर ये जो जा रहा है ये पानी है। देखिए अगर पाइप में कोई खराबी ना हो, पाइप कहीं अगर फटी हुई ना हो, तो ऐसा नहीं होगा कि ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना। यह कंडीशन संभव नहीं है। ना ही ये संभव है कि ये पानी यहाँ से कट करके बाहर निकल जाएगा। ये दोनों कंडीशन संभव नहीं है। अगर हमारा पाइप ठीक है तो ये पानी इसी पथ से आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए ये पानी यहाँ पहुँच गया तो पीछे से जो पानी आ रहा है वो भी इसी पथ से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि बहते हुए किसी द्रव में या किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो कि उस द्रव के सभी कण या समस्त कण एक निश्चित बिंदु से होकर के जाएं, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा लिखने के लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि, हमने बताया जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि द्रव के सभी कण एक निश्चित बिंदु से होकर के जाएं। क्या? द्रव के सभी कण एक निश्चित बिंदु से होकर के जाएं। तो लिखा जाएगा यहाँ पर
जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से, वैसे देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी तरल पदार्थ, अब वो तरल पदार्थ हमारा चाहे जल हो, चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, कोई भी तरल पदार्थ हो, बस वो तरल पदार्थ होना चाहिए। तो किसी एक ही बिंदु में से लिख दीजिए, किसी एक ही बिंदु में से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। परिभाषा देखिए, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु में से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारारेखी प्रवाह कहा जाता है। ठीक, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु में से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारारेखी प्रवाह कहा जाता है। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमें अब बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फिर हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है वो है धारारेखी नली। धारारेखी नली। धारारेखी नली होने का मतलब है कि धारारेखी नली क्या होती है, किस प्रकार होती है। हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, खेत में सिंचाई के लिए हम जिस पाइप का उपयोग करते हैं उस पाइप को हम धारारेखी नलिका बोल सकते हैं, धारारेखी नली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें द्रवों का जो प्रवाह होता है वो धारारेखी होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको अभी चित्र सहित बना करके बताया था। जितने भी पानी, जितना भी जल निकलेगा पाइप में से होकर ही जाएगा। जल का कोई भी कण अगर हमारा पाइप ठीक ठाक है, कहीं से कटा पिटा नहीं है, तो पाइप को तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, ना ही बाहर का पानी पाइप में घुसेगा। हम ये कह सकते हैं कि जितना पानी उस पाइप के एक सिरे पर प्रवेश करता है उतना ही पानी दूसरे सिरे पर निकल जाता है। तो उस प्रवाह को हम क्या कहेंगे? धारारेखी प्रवाह कहेंगे। ठीक, हमको यहाँ बनाना क्या है? धारारेखी नलिका बनाना है। अब आपको कुछ करना नहीं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक नली हो गई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स। क्या नाम दे रहा हूँ? एक्स। मान लीजिए इसको हम थोड़ा आगे तक ऐसे लेकर के जाएं। मान लीजिए ये कोई नली हमारे पास है, ये सिरा मान लीजिए एक्स है और ये सिरा मान लीजिए वाई है। क्या हो गया? एक सिरा हमारे पास एक्स आ गया, दूसरा से हमारे पास क्या आ गया? वाई। हम मान ले रहे हैं कि ये पाइप विभिन्न रेखीय से मिलकर बना हुआ है। ये मान लीजिए कई सारी रेखाओं से मिलकर के हमारी एक नलिका बनी हुई है। इस नलिका को हम क्या कहेंगे? मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारी नलिका क्या है? धारा रेखी नली। ठीक, आपको लिखना क्या क्या है? हमने माना हमारे पास एक नलिका है जिसे हम धारा रेखी नलिका बोल सकते हैं। इसका एक सिरा x और दूसरा सिरा y है। यहाँ तक का आपको लिखना है। फिर आप चलिए इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए हम ये कहें
कि इस सिरे से पानी इस नलिका में प्रवेश करवाया जा रहा है। ठीक, हम ये मान ले रहे हैं कि स्मॉल m पानी इस नलिका में प्रवाहित करवाया गया। कितना पानी? स्मॉल m पानी इस नलिका के भीतर प्रवाहित करवाया गया। ध्यान दीजिए, x वाले सिरे से अगर पानी प्रवाहित हो रहा है तो पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी सिरे से निकलेगा, क्योंकि अगर निकलने का जुगाड़ नहीं होगा तो ये जो हमारी पाइप है, जो धारा रेखी नलिका है, ये फट जाएगी। इसकी एक क्षमता होती है, उस क्षमता से अगर ज़्यादा पानी इसके भीतर चला जाएगा तो ये पाइप हमारी फट जाएगी। तो अगर हमें पानी के प्रवाह को, तरल के प्रवाह को निरंतर पाइप में बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं से जो पानी इस सिरे से प्रवेश कर रहा है वो पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी सिरे से निकलना चाहिए। तो चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि जो पानी स्मॉल m प्रवाहित हो रहा है वो स्मॉल m पानी इस सिरे से निकल रहा है। ठीक, स्मॉल m पानी क्या हो गया? निकल रहा है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, जो भी पानी इस x वाले सिरे से प्रवेश कर रहा है वो कहाँ निकलेगा? y वाले सिरे में निकलेगा। आपने लिखा था कि माना इसका पहला सिरा x और दूसरा सिरा y है। इसके बाद आपको लिखना क्या है? इसके बाद लिखना है कि जितना भी द्रव सिरे x से प्रवेश करेगा वो सिरे y से बाहर निकल जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होगा कि ये तरल पाइप के ऊपर से निकले या पाइप के नीचे से निकले। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके भीतर जो हमारा द्रव का प्रवाह है, जो हमारा तरल का प्रवाह है, वो क्या है? धारा रेखी प्रवाह है। और जब प्रवाह हमारा धारा रेखी है तो जिस नलिका में से होकर धारा रेखी प्रवाह होगा उस नलिका को हम क्या कहेंगे? धारा रेखी नली कहेंगे। ये आपको लिखना है। आप ध्यान दीजिए, ये तरल ठीक अपने पथ से ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे जितना भी तरल इसके भीतर है वो तरल सबके सब अपने पथ पर ठीक ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद सिरे वाई से निकल जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये तरल पाइप को तोड़ के बाहर निकल जाए, ये कंडीशन नहीं हो सकती। अगर हमारा पाइप ठीक है तो ना ही ये हो सकता है कि ये पाइप यहाँ से तोड़ करके बाहर आ जाए, ये कंडीशन भी संभव नहीं है। और ना ही ये कंडीशन संभव है कि यहाँ से जो तरल निकलेगा वो पुनः पाइप में प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रवेश करने के लिए हमारे पास सिरा x है और निकलने के लिए सिरा क्या है? y। तो ऐसी नलिका जिसके भीतर द्रव का प्रवाह धारा रेखी हो उस नलिका को हम क्या कहेंगे? धारा रेखी नली। ये आपको लिखना है। ऐसी नली जिसके भीतर या जिसमें से होकर गुजरने वाले द्रव का प्रवाह धारा रेखी प्रवाह हो उस नलिका को हम क्या कहेंगे? धारा रेखी नलिका कहेंगे। बाकी इसमें क्या क्या लिखना है आपको ये मैं बता चुका हूँ, आप लिखिएगा ज़रूर, ये आपका काम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए फिर इस टॉपिक के बाद हम चलते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह। अब बात यह कि प्रक्षुब्ध प्रवाह हम किसे कहते हैं ये सोचने का विषय है। देखिए, जैसे होता क्या है, मान लीजिए हम गिलास में पानी भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गिलास में पानी भर रहे हैं। तो अगर हम गिलास में पानी एक थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो गिलास के भीतर जो पानी होगा वो बहुत हल्का फुल्का गति करेगा, बहुत कम मात्रा में गति करेगा। लेकिन यदि उसी गिलास में हम पानी मोटर की सहायता से भरना शुरू कर दें, किसकी सहायता से? मोटर की सहायता से, तो जितना पानी गिलास में जाएगा उसका आधा पानी गिलास में से बाहर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि मोटर में से जो पानी गिलास के भीतर जा रहा है, जो पानी गिलास में प्रवेश कर रहा है, उस पानी का वेग बहुत ज़्यादा है। और जब किसी द्रव का वेग बहुत ज़्यादा होता है तब उसका प्रवाह धारा रेखी ना हो करके प्रक्षुब्ध हो जाता है। प्रक्षुब्ध कहने का मतलब क्या? टेढ़ी मेढ़ी गति। क्या? टेढ़ी मेढ़ी गति। मान लीजिए हमारे पास ये कोई नलिका है, मान लीजिए हमारे पास एक नलिका हो गई, इसको सिरे x मान ले रहे हैं, इसका सिरा y मान ले रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि इसमें से होकर के जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो धारा रेखी प्रवाह में है। किसमें? धारा रेखी प्रवाह में है। ये अब होगा क्या? जो द्रव इस नलिका x और y में से प्रवाहित हो रहा है,
इसमें जो द्रव हमारे पास है उसका प्रवाह धारा रेखी तभी तक होगा जब तक इसका मान एक निश्चित रहेगा। अर्थात धारा रेखी प्रवाह के लिए द्रव का जो वेग है वो निश्चित होना चाहिए। जब निश्चित मान से वेग ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात इस तरल का वेग जब एक निश्चित मान से ज़्यादा हो जाएगा तो ये तरल जो इसके भीतर प्रवाहित हो रहा है वो धारा रेखी प्रवाह में ना हो करके जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगेगा। अर्थात हम ये कहें कि इसका प्रवाह ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये घूम करके ऐसा राउंड में घूम सकता है, ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है। अर्थात धारा रेखी प्रवाह करते हुए किसी द्रव के वेग को अगर हम बहुत अधिक बढ़ा देंगे, क्या करेंगे ये आपको लिखना है, ध्यान से सुनिए। धारा रेखी प्रवाह करते समय या धारा रेखी प्रवाह के दौरान यदि किसी द्रव का वेग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देंगे तो उसका प्रवाह धारा रेखी ना हो करके टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और उसी प्रवाह को हम क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह। क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह। ये आपको लिखना है। फिर हम चलते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह के बाद में चलते हैं क्रांतिक वेग की तरफ। किसकी तरफ, क्रांतिक वेग की तरफ। अब देखिए क्रांतिक वेग क्या होता है, हमने आपको अभी बताया तुरंत। धारा रेखी प्रवाह करते समय अगर कोई द्रव धारा रेखी में प्रवाह हो रहा है, एक निश्चित रेखा में बह रहा है, उस द्रव के सभी कण एक निश्चित बिंदु से होकर के जा रहे हैं तो उसके प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और धारा रेखी प्रवाह करते समय यदि हम द्रव के वेग को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो जो द्रव का प्रवाह है वो रेखीय ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और उस टेढ़ी मेढ़ी प्रवाह को हम क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, मैं ये मान रहा हूं कि इसके भीतर जो द्रव है वो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर रहा है। हम ये मान लें कि जो धारा रेखी प्रवाह इस द्रव का हो रहा था उसका वेग कितना था, 1 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए हमने इसका वेग बढ़ाया, हमने इसको हटा करके मान लीजिए हमने इसको 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। कितना कर दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हम अभी भी मान रहे हैं कि इस द्रव का प्रवाह क्या है, धारा रेखी प्रवाह है। और यहाँ से चलिए हम ये मान ले रहे हैं कि 50 मीटर प्रति सेकंड तक, अर्थात अगर हम इस तरल जो धारा रेखी प्रवाह में हमारा तरल बह रहा है उस तरल का वेग अगर हम 50 मीटर प्रति सेकंड तक रखेंगे तब वो धारा रेखी बना रह जाएगा और इससे ऊपर ही जैसे वेग जाएगा ये धारा रेखी ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगेगा। किस प्रकार की गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग मोशन में गति करने लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए, हमने इसका वेग पहले कितना था, 1 मीटर प्रति सेकंड, हमने कितना किया, 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर मान लीजिए इसको हम बढ़ा करके 20 मीटर प्रति सेकंड कर दें तब भी ये धारा रेखी प्रवाह में रहेगा। अगर इसको हम 40 कर दें तो 40 मीटर प्रति सेकंड पे भी इसका प्रवाह धारा रेखी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये 50 मीटर प्रति सेकंड तक धारा रेखी प्रवाह में ही गति करेगा। मान लीजिए इसको हमने 50 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, अभी भी द्रव का प्रवाह क्या होगा, धारा रेखी होगा। क्यों, क्योंकि वो 50 मीटर प्रति सेकंड तक का वेग सहन कर सकता है। 50 मीटर प्रति सेकंड तक के वेग में वो धारा रेखी प्रवाह में बना रह सकता है। लेकिन जैसे ही इसका वेग हम 50 से हटा करके 51 मीटर प्रति सेकंड करेंगे, 51 मीटर प्रति सेकंड करते ही इसका जो प्रवाह धारा रेखी है वो हिलने डुलने लगेगा, टेढ़ी मेढ़ी गति करनी शुरू हो जाएगी। और यदि इसके वेग को मान लीजिए हम 80 मीटर प्रति सेकंड कर देंगे तो ये जो द्रव इसके भीतर जो भी तरल पदार्थ प्रवाहित हो रहा होगा वो संपूर्ण रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगेगा, अर्थात भंवर धाराएं उत्पन्न करने लगेगा। क्या करने लगेगा, भंवर धाराएं उत्पन्न करने लगेगा। नदियों में आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ के समय पानी होता है तो वो पानी गोल गोल राउंड में घूमता रहता है। क्यों घूमता है, क्योंकि बाहर से पानी आता है और बाहर से पानी आने के कारण उस जो द्रव होता है नदी में उसका वेग बहुत अधिक हो जाता है और बहुत अधिक वेग होने के कारण किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखी ना होकर के प्रक्षुब्ध हो जाता है और उस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। प्रक्षुब्ध का अर्थ है टेढ़ी मेढ़ी गति करना। यहाँ तक का ठीक है। अब देखिए करना क्या आपको, हमने ये देखा कि ये जब तक इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड था तब तक ये धारा रेखी प्रवाह में बह रहा था। लेकिन जैसे ही इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हुआ, इसका प्रवाह धारा रेखी ना होकर के प्रक्षुब्ध हो गया, तो हम यहाँ से ये कहेंगे वो अधिकतम वेग या वो वेग जहाँ तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखी होता है, क्या वो अधिकतम वेग जहाँ तक या जिस पर
किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखी होता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग। मतलब वो अधिकतम वेग जो किसी द्रव के धारा प्रवाह को या धारा रेखी प्रवाह को बनाए रखने के लिए सहायक होता है वो क्रांतिक वेग कहलाता है। इसका एक निश्चित मान होता है। जैसे ही हम द्रव के वेग को इसके निश्चित मान से और ज़्यादा बढ़ाएंगे, द्रव किस प्रकार से गति करने लगेगा? प्रक्षुब्ध प्रवाह में, अर्थात भंवर धाराओं के रूप में गति करने लगेगा। यहाँ से आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी। तब तक आप कॉपी में जितना मैंने कहा है उसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आदर्श द्रव किसे कहते हैं, शून्य संपीड्यता क्या होती है, शून्य श्यानता क्या होती है, द्रवों का धारा रेखी प्रवाह क्या होती है और धारा रेखी नलिका क्या होती है, और इसके साथ साथ प्रक्षुब्ध प्रवाह और क्रांतिक वेग, ये 6 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप इन 6 टॉपिक का अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। धन्यवाद।